सिस्टम में रह के सिस्टम की सफाई करनी और अपने हाथ को बचाना, अपने आप को बचाना, अपने दामन पे दाग ना लगने देना। फोन उठाया तो लोगों ने कांग्रेचुलेशन बोलना शुरू किया। फिर मेरे कलीग्स का कॉल आ रहा था पटना हाईकोर्ट से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसी सी बात है, सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। बीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान ही मुझसे ये सवाल पूछे गए थे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ यू आर ज्वाइनिंग द हम्म। सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसके अच्छा, बाद इससे कुछ पहले आप इंजीनियर रह चुके हैं? जी, जी, मैं इंजीनियर रह चुका हूँ, जॉब भी सॉफ्टवेयर कर रहे इंजीनियर। थे? जी, जी, और ये मेरी सेकंड गवर्नमेंट जॉब है। एक्चुअली मेरी थर्ड जॉब है। एक मैंने आईटी में की है, 2 मेरी ये सेकंड गवर्नमेंट जॉब है, तो ये मेरी थर्ड जॉब है। बिल- दहेज नहीं लेते और दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो ये गलती हो जाएगी हम जैसे लोगों से। तो हमें लगता है, मुझे ये लगता है कि हम जैसे युवाओं से और हम जैसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स को यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर समझाना पड़ेगा, समाज को ये समझाना पड़ेगा, एक आईना दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये दौरों मतलब बहुत वर्षों से चली आ रही एक कुरीति है और इसको यहाँ समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल। आसमान खुला है आपके लिए कि आप कितनी लंबी उड़ान ले सको, कितनी कहाँ तक पहुँच सको। और अब हम सीधे दिव्यांशु आदित्य से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी भी जर्नी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जो ये सफलता हासिल की है, सप्लाई इंस्पेक्टर अब वो बन गए हैं। तो सबसे पहले दिव्यांशु आदित्य जी, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई इस जर्नी के लिए। लेकिन 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 बहुत दिव्यांशु जी, शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या जर्नी इतना आसान था? कब लगा कि हाँ, मुझे जो है बीपीएससी क्रैक करना है? कब ये बातें जहन में आ गई थी दिव्यांशु जी? हाँ, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स के लिए। और ये जहाँ तक बात रही है, मेरी जर्नी बहुत पहले से शुरू हुई थी। मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा था मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके अच्छा, बाद इससे कुछ पहले आप साइड। इंजीनियर रह चुके हैं? जी, जी, मैं इंजीनियर रह चुका हूँ, जॉब भी सॉफ्टवेयर कर रहे थे? इंजीनियर। जी, जी, और ये मेरी सेकंड गवर्नमेंट जॉब है। एक्चुअली मेरी थर्ड जॉब है। एक मैंने आईटी में की है, 2 मेरी ये सेकंड गवर्नमेंट जॉब है, तो ये मेरी थर्ड जॉब हो गई एक्चुअली। अच्छा। तो ये मेरे अंदर एक एस्पिरेशन थी कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए, जॉइन करना चाहिए। करीब 4 साढ़े 4 साल जब मैंने आईटी में काम किया था, तो फिर वो लग रहा था कि यार मतलब आप पब्लिक के साथ नहीं जुड़ते हो। आप अपने देश के लिए कभी अपने अपने देश और अपनी जनता के लिए आप काम नहीं कर पाते हो। जो हम्म। यहाँ जो समस्याएँ जुड़ी हुई हैं, उनसे आप अवगत नहीं हो पाते, उनके लिए आप कुछ कर नहीं पाते। आप जो भी कर रहे हो, जैसे हम्म। मैं जहाँ जहाँ काम कर रहा था, मेरे हम्म। मेरे क्लाइंट्स यूएस के थे। तो कभी-कभी ऐसा हम्म। अंदर से फीलिंग आती थी ब्रेन ड्रेन वाली कि यार आप काम तो कर रहे हो लेकिन अपने देश के लिए नहीं। आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका हार्ड वर्क है, वो कहीं और जा रहा है, किन्हीं और लोगों के लिए ये इस्तेमाल में आ रहा है। ये लगता था मुझे। तो फिर मैंने 2019 में ये डिसीजन लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ के लिए ये ट्राई ट्राई करना है। तो मैंने अपनी उस जॉब को रिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने अभी शुरुआती पढ़ाई की थी, तो फिर उसके बाद कोविड का दौर आ गया, तो थोड़ा इंटरप्शन हो गया उस दौरान। फिर भी मैंने अपनी अपनी कोशिश जारी रखी। 2021 और 22 के दौरान मैंने सिविल सर्विसेज़ यूपीएससी का भी मैंने मतलब अटेम्प्ट्स दिया है 2021 से लेके 23 तक में। बट वहाँ वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी और बीपीएससी भी लगे हाथों मैं दे रहा था। बट वहाँ भी कुछ चीज़ें छूट जा रही थी, कुछ मिस्टेक्स हो जा रहे थे ताकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो ये सब चीज़ें थी मेरे साथ। उसके उसके बाद 2024 में मुझे माननीय पटना उच्च न्यायालय में एएसओ के की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और उसमें भी उस दौरान मेरी मुलाकात प्रियांक सर से हुई थी, तो उनके महत्वपूर्ण गाइडेंस से मुझे बहुत ही हेल्प हुआ और मेरी वहाँ मतलब मैंने वहाँ जॉइन किया। फिर भी वो एक रह गया मन में कसक कि यार एक बार तो पब्लिक सर्विसेज़ जॉइन करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज़ के लिए ट्राई फिर से करना चाहिए। तो मैंने 17वीं बीपीएससी के लिए अप्लाई किया और इसमें मेरा सिलेक्शन होता चला गया। हाँ, छोटी-मोटी जो भी कमियाँ थी, उनको पूरी करने में प्रियांक सर ने बहुत हेल्प किया और इसलिए मेरा यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो दिव्यांशु पाया जी, है। अब यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है या फिर से कुछ अटेम्प्ट लेना है? देखिए, ऐसा है कि इंसान को हमेशा से ये लगता है कि क्या उसका टैलेंट पूरी तरीके से अभी तक फर्श पे आ पाया है, बाहर निकल पाया है, मतलब रिज़ल्ट के तौर पे दिख पाया है या नहीं। और एस्पिरेशंस के लिए की तो कभी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। आसमान खुला है आपके आपके लिए कि आप कितनी कितनी लंबी उड़ान ले सको, कितनी कहाँ तक पहुँच सको। तो अगर ऐसा दिव्यांशु रहा जी, आप अगर कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के किस जिले से हैं? मेरा जो एंसेस्ट्रल हाउस है वो अरवल जिला में कुर्था में कैथालोदीपुर गाँव है, वहाँ पड़ता है मेरा। लेकिन अच्छा। पटना में ही अनीसाबाद में मेरा अपना मकान है, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ, तो ये है। परिवार में कितने लोग हैं दिव्यांशु जी? माता-पिता हैं, मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, अच्छा, शादी हो गई छोटा आपकी? जी नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं हुई है। देखिए, मैं सभी से ये पूछता हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब ये इस तरह के रिजल्ट आते हैं
तो जी, जी। अब जिनके घरों में लड़की है या जो भी जिस तरह से है, तो लड़कियों की भी जी, रिजल्ट आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब है क्या कि जी। ये भी एक सिलसिला चलता है कि भाई जो अधिकारी हैं, ऐसे लड़कों की डिमांड बढ़ जाती है ना? और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इससे पहले ही आप अच्छे क्वालिफ़ाइड हैं, अलग-अलग जगह आपकी पोस्टिंग हुई है। तो ऐसे ही जी। आप कई लोगों की नज़र में होंगे। लेकिन अब जब सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं, एक बड़े अधिकारी के रूप में जब सामने आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि और हाईली डिमांड पर अभी आप चल रहे होंगे, है ना? लेकिन लेकिन ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जब ये रिज़ल्ट अ, आया तो आपको पता कैसे चला? क्या आपने खुद देखा या फिर किसी सोर्स के माध्यम से दोस्तों ने बताया या कैसे पता चला? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो उस दिन मैं मतलब अपने ननिहाल गया हुआ था, आई वाज़ ऑन सीएल। तो मैं किसी किसी काम से अपने ननिहाल सिवान गया हुआ था, तो मैं वापस आ हुँ, रहा था और मैं ही ड्राइव कर रहा था। अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगा, बहुत सारे कॉल्स आने लगे, तो मैं साइड में रुका और मैंने बस फ़ोन उठाया तो लोगों ने कांग्रेचुलेशंस बोलना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 तो मुझे लगा क्या हुआ? मतलब ये था कि हाँ, आपका नाम दिख रहा है, ऐसी-ऐसी बात है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए टी ब्रेक पे रुका था, तो वहाँ पे हुँ। फिर मेरे कलीग्स का कॉल आ रहा था पटना हाई कोर्ट से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, ऐसी-ऐसी बात है। सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं जब घर पहुँचा तो लेट नाइट मैंने पीडीएफ खुद खोल के देखा तो मैंने बोला हाँ यार, नाम तो है, चलिए अच्छी बात है। फिर मेरी प्रियांक सर से बात हुई, प्रियांक सर का मैसेज आया हुआ था मुझे, फिर मैंने बात की उनसे तो यही था। एक घर सरप्राइज़िंग वालों का इसलिए क्या था कि रिस्पॉन्स रहा? घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा? मेरे पापा माता-पिता, बहुत खुश हुए। मम्मी-पापा? हाँ, मेरे पापा बहुत खुश हुए एक्चुअली उनका ये हमेशा से ये एस्पिरेशन उनका रहा था कि तुम्हें पब्लिक सर्विस जॉइन करनी है। 2014 में जब मैं वहाँ आईटी में पापा जॉइन की करने ख्वाहिश लगा। थी, पापा की ख्वाहिश थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पापा ने 2014 में ही बोला था कि तुम जा तो रहे हो आईटी में, लेकिन देख लेना एक दिन तुमको लौट के आना है। तुम्हें लौट आना है। तो उनकी वो ख्वाहिश थी तो वो पूरी हुई तो वही बात है। अच्छा लगा, मम्मी भी बहुत खुश थीं और अभी ये लोग हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे हैं कि तुम्हें मतलब पब्लिक सर्विस जॉइन करना है, सिविल सर्विस जॉइन करनी है और इसके लिए तुम हमेशा से लगे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक एक सवाल जो मैं सभी से कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर जवाब दें, बिल्कुल स्पष्टता के साथ। जी। दिव्यांशु जी होता क्या है कि हमारे समाज में एक दहेज को लेकर के जो है कुरीति ही कहेंगे और लंबे समय से ये जड़ जमाए हुए हैं और जब भी शादी विवाह की बात होती है और जब कोई लड़का अधिकारी हो जाए या किसी भी क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर ले, तो फिर वो हाईली डिमांड पे चला जाता है। डिमांड दैट मीन्स कि दहेज को लेकर के भी एक बातें होती है और मुझे लगता है इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, ये समझ ही रहे होंगे कई तरह सारी बातें होती हैं। क्या अब जब दिव्यांशु आदित्य जब सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए हैं, शादी तो करेंगे ही, ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं करेंगे, शादी तो करेंगे ही, बातचीत होगी ही। क्या बिल्कुल। दहेज को लेकर के दिव्यांशु आदित्य का क्या अपना ओपिनियन रहेगा? मेरा यही मानना है कि ये समाज में चली आ रही थी एक चली आ रही है एक कुरीति की तरह। जो मैं ये मानता हूँ इस बात को, मेरे घर में भी लड़कियाँ हैं, मेरी मतलब मेरे बिल्कुल। पापा की सिस्टर्स मेरी बुआ लोग रही हैं, उनकी शादियाँ भी हुई हैं घर में, मेरी खुद की भी सिस्टर है। तो मैं ये मानता हूँ कि अ, ये जो शादी का रिश्ता जो ये रिश्ता है, जो ये इंस्टीट्यूशन है, मैरिज इंडियन इंस्टीट्यूशन जो हमें सोशियोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है, तो ये एक प्रेम और विश्वास के आधार पे ये आधारित एक रिलेशन है। और हुँ, इसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि क्या मतलब क्या लेन-देन हो रहा है, क्या दहेज है, ये तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ और मुझे ये लगता है कि ये एक्ज़िस्ट नहीं करनी चाहिए। और और ये देखिए समाज में बदलाव की शुरुआत हमारे जैसे लोगों से ही होगी और ऐसे ही लोगों को देख के इन्हीं से इंस्पायर होके समाज बदलेगा। अगर अगर हम नहीं बदलेंगे, अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये कुरीति है और अगर हम ये समाज तक नहीं पहुँचाएँगे कि हाँ, मतलब आप एक अच्छे पोज़ीशन पे सेलेक्ट होने के बाद अगर आप बिल्कुल। दहेज नहीं लेते और दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो ये हुँ, गलती हो जाएगी हम जैसे लोगों से। तो हमें लगता है मुझे ये लगता है कि हम जैसे युवाओं से और हम जैसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स को यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ज़रूर समझाना पड़ेगा, समाज को ये समझाना पड़ेगा, एक आईना दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये दौरों मतलब बहुत वर्षों से चली आ रही एक कुरीति है और इसको यहाँ समाप्त करना चाहिए और एक प्रेम भाव संबंध और एक विश्वास के आधार पे ये रिश्ता जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा होगा अब दिव्यांशु आदित्य जी क्योंकि अखबार तो आप पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि इतनी तैयारी आपने कर रखी है। जी। कई सारे केस भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप अभी देखिए संजीव हंस हैं,
और कई सारे ऐसे जो हैं अधिकारी उनके ऊपर लग रहे हैं और तमाम तरह की चीजें निकल रही है। आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि हर सप्ताह अखबार के फ्रंट पेज पे या स्वराज पोस्ट पे हम लोगों ने भी खबर चलाया है। अलग अलग जिले से अलग अलग विभाग में अधिकारियों ने अकूत संपत्ति बना ली है। क्या लग रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है या अब जो जैसे आप लोग आ रहे हैं, अधिक अधिकारी बन रहे हैं, सामने आ रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे क्या काम करता है? क्या अ, मुझे लगता है कि जो अधिकारी बनते हैं शुरू में तो ऐसे नहीं होते हैं कोई, क्या सिस्टम का वो बकरजाल है जो वो चीजों को कह सकते हैं कि प्रेशराइज करता है कि नहीं आप करो। दो बातें होती है, एक होता है कि नहीं मुझे करना ही करना है, गलत करना ही करना है। एक होता है कि आप नहीं भी गलत करेंगे तो आपको गलत करवा लिया जाएगा। इस तरह की भी बातें आती है। एक नेक्सस होता है, आप उसमें किसी तरह से बांध दिए जाएंगे। इन सब चीजों को क्या इस पर कभी कोई बातचीत डिबेट हुआ क्या? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि ये एक हमारे यहाँ सिस्टम का हिस्सा बन चुका है भ्रष्टाचार। मैं इससे बिल्कुल नकारूँगा नहीं इस बात को। और आप किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, सरकार के किसी भी अंग में चले जाइए, ये चीज़ें तो हैं और इसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल ज़रूरी है। इवन कि बीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान ही मुझसे ये सवाल पूछे गए थे कि यू बिलॉन्ग टू जुडिशियरी, आप जुडिशियरी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं? मैंने वहाँ भी बोला कि हाँ, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। इसमें सीबीसी की रिपोर्ट है, उसमें वो बोलते हैं कि हाँ, कोर्ट के जो रजिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं वो 25 टू 30% इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से आपको जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये चीजें तो हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ यू आर ज्वाइनिंग द सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम में रह के सिस्टम की सफाई करनी और अपने हाथ को बचाना, अपने आप को बचाना, अपने दामन पे दाग ना लगने देना, ये एक चैलेंज की तरह है। और मैंने इस तरह के चैलेंजेस को मैंने अपने लाइफ में देखा है, क्योंकि माय फादर वाज आल्सो पीसीएस ऑफिसर। तो मैंने उनको उनको देखा है, उनसे मेरी बातें हमेशा होती रहती है। वो इन चीज़ों का बहुत सारा लाइव एग्जांपल मुझे देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो ये तो है कि ये चैलेंज की तरह है और आपको सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करना अपने लेवल पे, एटलीस्ट अपने लेवल पे, जैसे जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, अगर मैं वहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर या मार्केटिंग ऑफिसर की तरह हूँ, तो वहाँ पे जो पीडीएस का सिस्टम है, वहाँ जो सप्लाई का सिस्टम है, जो भी अलग अलग चैलेंजेस है, जो अलग अलग क्या कहते हैं इंस्पेक्शन है, उसमें पारदर्शिता लानी बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ के लोग एटलीस्ट मेरे 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 पास आसपास के जो लोग हैं, जो मेरे अंडर हो, जो मेरे साथ हो, उनको उनके साथ गलत ना हो। और अगर मेरे जैसे ऑफिसर को देख के कुछ और लोग अपने अपने जगह पे सही से काम करने लगे, तो शायद धीरे धीरे करके ये सिस्टम अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सालों में शायद मेरे रिटायरमेंट तक ठीक होने लगे। तो ऐसे ही करके बिहार का भविष्य शायद उज्जवल हो, शायद दिव्यांशु बिहार जी, कुछ क्योंकि भी कर आपने तो सफलता पा ली है, लेकिन वैसे लोग जिनका रिजल्ट इस बार भी नहीं आया जी। और वैसे लोग जो फिर अगली बार वो बैठेंगे, नए अभ्यर्थी के रूप में बैठेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप क्या उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें या क्या वो, मुझे लगता है 2-4-5 पॉइंट्स देंगे ताकि उस पर अगर वो काम करें, क्योंकि आपने सफलता पाई तो जाहिर तौर पर आपको जी। पता है वो रास्ता कि आपने किन किन रास्तों को चुना जिससे आपको सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि वो 4-5 पॉइंट्स अगर आप बता देंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चीजें आसान हो जाएगी और एक भरोसा भी होगा, एक उम्मीद भी बनेगी कि नहीं चलो अब इस ट्रैक पर हम लोग काम करते हैं और फिर इस यहाँ से सफलता पाई जा सकती है। तो अगर वो 4-5 पॉइंट्स बता सकें तो। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी एक खुद की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजरी है। मेरे मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मैं एक्चुअली यूआर से बिलॉन्ग करता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ मैं। तो इसमें कट ऑफ्स जनरली हाई जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि 1 मार्क्स से, फॉर एग्ज़ाम्पल 67th का जो बीपीएससी था, उसमें 1 मार्क्स से जी। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 66th में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। एक सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी हुआ था 2022 में, उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत ही मतलब मिनिमल मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात ये है कि नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने ये रास्ता चुना है। दिस इज़ अ चूज़न स्ट्रगल, और ये पाथ आपने चुना है। तो इसमें आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप को मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर असफलताएँ आती हैं तो मान के चलिए कि असफलताएँ रास्ते का रोड़ा नहीं है, रास्ते में आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स है कि चलो तुम और बेहतर कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आपको अपने अपने ऊपर एक विश्वास रखते हुए ये देखना पड़ेगा, आपको अपने एरियाज़ ऑफ मतलब एरियाज़ ऑफ कंसर्न पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कौन से एरिया पे, फॉर एग्जांपल किसी के हिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी के साइंस में मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी को लगता है कि मेंस में मेरे साथ मेरा आंसर उतना
हाई लेवल का नहीं है, किसी को ऐसे जी, राइटिंग में उतनी हम्म, एक्सपर्टीज नहीं है, तो अपनी हम्म, अपनी कमियों को पहले पहचानिए और उन पे मतलब ईमानदारी से काम कीजिए। सबसे पहला बात होता है कि ईमानदारी से काम। एक्सेप्टेंस। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग को लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा लिखा था, बट आप एक्सेप्ट तो कीजिए पहले। कुछ तो कमी रह गई थी इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आप अपने शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर काम कीजिए, तो इससे इनसे अच्छा, चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरी ये है कि आपको अपने ऊपर और अपने मतलब आपको जो भी मतलब ऊपर वाले के ऊपर जो जिनको आप मानते हैं उनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, देर है पर अंधेर नहीं, कभी ना कभी तो मेरे साथ भी मतलब न्याय होगा, मुझे भी मतलब ये मौका मिलेगा कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँ। तो ये चीजें हैं। और दूसरी और एक और बात है कि आपको कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे भी 17वीं का रिजल्ट आया, 71वीं का मेंस हुआ, 72वीं की पीटी मानिए होगी, पीटी अगर डेट मानिए एक्सटेंड हो जाता है तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार अभी बहुत टाइम है, थोड़ा दिन रिलैक्स कर लेते हैं, पढ़ाई की इंटेंसिटी कम कर देते हैं। ये भी होता है, मैंने बहुत देखा है कि लोगों में पढ़ाई की इंटेंसिटी कम हो जाती है, कभी नहीं अच्छा बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम जब नजदीक आएगा तो पढ़ लेंगे। नहीं, आपको एक मतलब पर्टिकुलर मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। एक लगता है कुछ घंटे वो ऐसे तो फिक्स करने कंटिन्यूटी में पड़ेंगे। रखना होगा, कंटिन्यूटी में रखना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और एक और बात है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे शाम के 6 बजे पढ़ने बैठना है तो कोई मुझे पुश ना करे कि तुम बैठो बैठो बैठो, तुम्हें मुझे खुद ही इस बात का ये ध्यान होना चाहिए, रखना चाहिए कि हाँ, मुझे मतलब बैठना है तो बैठना है, मुझे इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, मुझे इतने घंटे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अपने पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए और बार बार अपनी चीजों को शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना, उसे मेहनत करना, ये 3-4 पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। अगर अगर रखते हैं तो फिर सफलता आनी ही आनी है। हाँ बिल्कुल, अभी नहीं तो अगली बार में या उसकी अगली बार सफलता बिल्कुल, मिलेगी आपको। बिल्कुल। आपको ये विश्वास फिर रखना सफलता पड़ेगा कि सफलता वो मिलेगी। करीब कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मेरे देखिए दिव्यांशु मेरे आदित्य जी, मेरा आपने मेरा हमसे बातचीत की, इसके लिए जी बहुत-बहुत जी धन्यवाद और एक बार पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएँ। आप आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।